नमस्कार, स्वागत है आपका मैजिकल स्टडी चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित हिंदी की गद्य विधाओं का भाग 4 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी कहानी का विकास। तो हिंदी कहानी का जो लोकप्रिय एक विधा है हिंदी कहानी की, उसके बारे में, उसके उद्भव के बारे में, उसका जो जन्म था और उसकी जो उनका पूरा विकास क्रम किस प्रकार रहा है, उन सभी के बारे में। तो उससे पहले बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं की हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर एक बार ज़रूर चेक कर लें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो और ये जो पीडीएफ होती है, जो भी क्लासेस होती है, उनसे संबंधित पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में प्राप्त हो जाती है संडे को। तो आप वहाँ से सभी वीडियो की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट पर पहुँच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि संबंधित है हिंदी कहानी का विकास से, और इसके अंतर्गत हम सभी कुछ डिस्कस करेंगे डिटेल में, पूरा विकास क्रम जो रहा है और उसका उद्भव। तो हिंदी कहानी का जन्म की बात करें तो हिंदी साहित्य की एक लोकप्रिय विधा जो है वो कहानी है, और जो भी पाठक होते हैं उनका ये बहुत ही मनोरंजन करती है, और साथ में जो मानव जीवन है उसको निरंतर सत्यों को भी उसका दर्शाती है उनको, और बहुत ही कम समय में ये उत्कृष्ट मनोरंजन करती है। और यही कारण है कि बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है, और लोक कल्याण और लोक रंजक दोनों ही प्रकार की रचनाएं होती हैं कहानी के अंतर्गत। तो बहुत पहले से जो नानी की कहानी के ज़माने से लेकर आज तक की कहानी का जो एक विकास चला आ रहा है, उस सभी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिंदी कहानी का जन्म। तो प्रसिद्ध समीक्षक और साहित्यकार डॉक्टर कृष्णलाल के अनुसार आधुनिक कहानी साहित्य का एक विकसित कलात्मक रूप है, जिसमें लेखक अपनी कल्पना शक्ति के सहारे कम से कम पात्रों के द्वारा कम से कम घटनाओं और प्रसंगों की सहायता से मनोवांछित कथानक, चरित्र, वातावरण, दृश्य अथवा प्रभाव की सृष्टि करता है। यानी जो पुराने समय में जो कहानी चली आ रही थी, उसको अगर हम हटा दें, उससे अलग देखें, तो जो आधुनिक कहानी है वो कम समय में कम पात्रों के द्वारा एक कही जाने वाली अधिक से एक बड़ी बात कह सकते हैं, तो उसे हम कहानी कहते हैं। जैसे पहले कहानी का जो प्राचीनतम रूप है वो हमने वेदों में देखा है, उपनिषदों में, पुराणों में और जातकों में, इन सभी में हम देख चुके हैं। इनसे अलग जो संस्कृत में 10 कुमार चरित है, पंचतंत्र, तो ये सभी अपने कहानी अपने प्राचीन वैभव में हमें मिलती है। तो हिंदी में लोक कथाएँ हैं, सिंहासनवती सी ले लें, या फिर बैताल पचीसी, या किस्सा, या फिर तोता मैना की कहानियाँ, ये सभी बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय कहानी ग्रंथ रहे हैं। तो उन सभी के आवरण से हटकर जो आधुनिक कहानी थी, उसमें लेखक जो था वो अपनी कल्पना शक्ति का सहारा लेता था, और उसमें कम से कम पात्र लेकर और जो कम घटनाओं या प्रसंगों को वो वर्णित करता था, उसका वर्णन करता था। और ये जो प्राचीन भारतीय परंपरा में कथा और कहानियों का इतिहास जो है वो बहुत ही प्राचीन रहा है। वैसे हिंदी कहानी का उद्भव जो है वो द्विवेदी युग से माना जाता है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने जो इतिहास ग्रंथ है उनका, उसमें आरंभिक कहानियों को जो सरस्वती में प्रकाशित हुई थी उनको लिखा है। तो उन्हीं के आधार पर हम देखेंगे आज कौन कौन से उन्होंने, किस विद्वान का क्या मत रहा है और किसने किस कहानी को प्रथम कहानी माना है। और ये साहित्य की एक विधा है। तो आधुनिक हिंदी कहानी का जन्म जो है वो जो हुआ है, कब हुआ है, किस युग में, तो इसमें बहुत ही मतभेद रहा है विद्वानों में। कुछ ने 1803 में लिखी हुई इंशाअल्लाह खान की जो रानी केतकी की कहानी है उसको प्रथम कहानी माना है। तो पहले हम जान लें, आधुनिक हिंदी कहानी का जो जन्म है वो सरस्वती पत्रिका से माना जाता है। तो आप ये जरूर ध्यान रखें। और अब देख लेते हैं कुछ जो इसकी पहली कहानी कौन सी थी इस विधा की। तो कहानी विधा की जो पहली रचना थी
वो राम रतन भटनागर जी ने मुंशी इंसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी को माना है और ये रचना जो है 1872 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और इससे अलग रामचंद्र शुक्ल जी ने किशोरीलाल गोस्वामी जी की इंदुमती को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है, जो कि 1900 में प्रकाशित हुई थी। और देवी प्रसाद वर्मा जी ने माधव राव शप्रे की एक कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है, जो कि 1901 में प्रकाशित हुई थी और ये हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी उन्होंने इसे माना था। और देख लेते हैं कुछ और कहानियाँ। तो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल जी ने रामचंद्र शुक्ल जी की जो कहानी थी 11 वर्ष का समय, जो कि 1903 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, इसे हिंदी की पहली कहानी माना है। जबकि राय कृष्णदास जी ने राजेंद्र बाला घोष यानी जिन्हें बंग महिला कहा जाता है, उनकी कहानी दुलाई वाली, जो कि हमारे सिलेबस में भी दी गई है, तो बाकी कहानी जो हम डिस्कस करेंगे तो उसमें करेंगे उसके बारे में बात, तो उसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। तो ये भी पूरा एक मतभेद रहा है सभी रचनाओं के बारे में, किसी ने किसी दूसरी रचना को माना है, किसी ने दूसरी रचना को। तो इसी प्रकार से जैसे कुछ ने जो शिवप्रसाद सितारे हिंद जी की रचना जी थी राजा भोज का सपना, उसको पहली कहानी मान लिया है। और किसी ने भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की रचना जो थी एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, उसको माना पहली कहानी। तो ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा मतभेद रहा है। लेकिन इन सभी के बाद जो सबसे अधिक कहानी के बारे में सबका सहमत थे, या फिर कहें जो सबसे ज़्यादा सटीक कहानी के गुण जिसमें मिलते हैं जिस रचना में, वो इंदुमती में मिलते हैं। और इसीलिए इसको इंदुमती, जो कि किशोरीलाल गोस्वामी जी ने लिखी थी और 1900 में प्रकाशित हुई थी, तो इसको हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना जाता है। तो इसे ही हम ध्यान रखेंगे। बाकी रचनाएं जो हैं वो सभी कुछ यहाँ पे हमने डिस्कस कर ली हैं। तो हिंदी की अब हम देखते हैं हिंदी कहानी का विकास किस प्रकार से हुआ और कहाँ से माना जाता है। तो आधुनिक हिंदी कहानी का जन्म जो है वो सरस्वती पत्रिका से माना जाता है और पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनी हिंदी साहित्य का इतिहास जो पुस्तक है उसमें उसका विवरण दिया है। तो इसमें हमने देखा है तो किशोरीलाल गोस्वामी जी ने जो इंदुमती कहानी लिखी थी उसको सबसे पहली कहानी माना गया था, क्योंकि उसमें कहानी के सभी गुण जो भी गुण होने चाहिए वो उसमें पाए गए थे। और इस पर शेक्सपियर के जो टेम्पटेस्ट का गहरा प्रभाव माना जाता है, तो इसे हम मौलिक कहानी भी नहीं कहा जा सकता। अब इस बारे में भी मतभेद रहा है। बाकी इसको हिंदी कहानी का विकास जो है इसको डिस्कस करने पर से इंदुमती का भी बारे में बात कर लें तो ये भी नहीं हो सकती हिंदी की मौलिक कहानी। लेकिन अगर कहीं पे आ जाता है क्वेश्चन में तो प्रथम कहानी हम इंदुमती को ही मानेंगे। बाकी डॉक्टर लाल ने शुक्ल जी की 11 वर्ष का समय को हिंदी की पहली कहानी माना है। तो बहुत अलग अलग तरह से अपने अपने मत रहा है। बाकी अब हम देख लेते हैं हिंदी कहानी का विकास किस प्रकार से हुआ है। तो हिंदी कहानी के विकास को अध्ययन की सुविधा से 4 भागों में बांटा गया है और इसमें मुंशी प्रेमचंद जी का जो योगदान था वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने अपने लेखन के कौशल से कहानी विधा को साहित्य की मुख्य विधा के रूप में स्थापित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो उनके मुंशी प्रेमचंद जी को कहानी विधा का आधार स्तंभ हम मानते हुए तो हिंदी कहानी की विकास यात्रा जो है उसको हम 4 भागों में बांटेंगे। तो प्रथम चरण है प्रारंभिक युग, जो कि 1880 से 1910 ईस्वी तक माना जाएगा। और द्वितीय चरण है प्रेमचंद युग, जो कि 1911 से 1935 ईस्वी तक माना जाएगा। और तृतीय चरण है प्रेमचंदोत्तर युग, जो कि 1935 ईस्वी से 1947 तक का माना जाता है। और चतुर्थ चरण जो है स्वतंत्रोत्तर, जो कि 1947 के बाद से अभी तक का समय जो है वो उसके अंतर्गत आएगा। इसके बाद हम वो भी डिस्कस करेंगे कि जो नए कहानी आंदोलन हुए हैं उनके बारे में भी। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम चरण यानी प्रारंभिक युग जो था, कुछ प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी भी कह सकते हैं इसको। तो इस समय जो इस काल में हिंदी कहानी का जो स्वरूप था वो पूर्णतः विकसित नहीं हुआ था, वो अपना स्वरूप ग्रहण कर रही थी हिंदी कहानी। और उसकी जो शिल्प विधि थी
वो भी पूर्णतः विकसित नहीं हुई थी, वो विकास उसका हो रहा था। तो हम इसे प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी भी कह सकते हैं, और प्रथम चरण कहें या फिर प्रारंभिक युग, तो वो सभी कुछ एक ही एक ही समय है उसका ही नाम होगा। तो इसमें हिंदी कहानी घुटनों के बल चलना सीख रही थी, और इस युग में कहानी अपना रूप पहचानने के प्रयास में लगी हुई थी। और इस युग में कम कहानियाँ लिखी गईं, पर वे सभी उद्देश्य आदर्श की व्यंजना मुख्तः इसमें रहती थी, और इन कहानियों में भावुकता और संयोग का समन्वय होता था। वस्तुतः यह हिंदी कहानी का प्रयोग काल था। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ये जो समय था वो हिंदी कहानी का प्रयोग काल था। और इस युग में जो कहानी के विकास में, इस युग में प्रकाशित जो पत्रिका थी, जो सरस्वती और इंदु, जो उसे पाठक पढ़ने में बहुत ही अधिक रुचि लेते थे, इन पत्रिकाओं ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो हिंदी कहानी का जो प्रारंभ हुआ है वो द्विवेदी युग से ही प्रारंभ हम मानेंगे। और हालांकि जो भारतीय युग या उससे पूर्व में भी कहानियाँ लिखी गई थी, किंतु उसमें जो हिंदी की मौलिक कहानी उन्हें हम नहीं मान सकते। जिस प्रकार से हमने जो इंदुमती के बारे में देखा, जिसमें टेम्पटेस्ट का जो शेक्सपियर की कहानी थी उसका काफ़ी गहरा प्रभाव माना जाता है, तो कहानी के विकास में हम सरस्वती पत्रिका और इंदु नामक जो पत्रिकाएं हैं उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान मानेंगे, और वहाँ से ही इसका प्रारंभ रहा है। इन पुस्तकों में जो भी छपती थी कहानी, वो पाठक बहुत ही जागृति के साथ, रुचि के साथ उनको पढ़ते थे। तो हम यहाँ से ही इसका प्रारंभ मानेंगे, हम नहीं, इसे साहित्यकारों ने माना है, विद्वानों ने माना है। तो हिंदी की जो प्रथम कहानी के अंतर्गत हमने देख लिया कौन कौन सी कहानी आती हैं। तो सरस्वती पत्रिका ने हिंदी प्रदेश के पाठकों के हृदय में कहानी पढ़ने के लिए रुचि जागृत की, और उनके प्रश्न से ही कहानी मनोरंजन का साधन बनती चली गई थी। और इसी युग में सरस्वती का सहयोग करने के लिए प्रसाद जी ने वाराणसी से इंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था, और सरस्वती पत्रिका में यथार्थपरक कहानियों को स्थान मिला था, और जो कि इंदु में आदर्शपरक कहानियाँ थी और सरस्वती पत्रिका में यथार्थपरक कहानियाँ रही हैं। तो ये हमें इसकी विशेषताएं भी ध्यान रखनी होंगी, क्योंकि अगर आता है तो हमें प्रॉब्लम ना हो। और डॉक्टर रामदास मिश्र जी ने भी इस चीज़ को स्वीकार किया था कि उन्होंने कहा था कि इसमें यथार्थ समर्थित आदर्श की व्यंजना लक्ष्य रूप में विद्यमान थी। तो उन्होंने ऐसा इसका माना है। और इस युग में जो कहानीकार थे उनका अगर हम नाम देखें तो किशोरीलाल गोस्वामी थे, राजा राधिका रमण सिंह, भगवान दास और माधव प्रसाद मिश्र और विशंबर नाथ जी, ये सभी जो कुछ कहानीकार रहे हैं इस काल के। चलिए अब बात करते हैं हम द्वितीय चरण की, यानी प्रेमचंद युग जिसे कहा जाता है। तो अभी हमने जो बात की थी वो प्रेमचंद पूर्व युग की बात की थी, तो अब इसको हम जो प्रेमचंद युग के नाम से भी जानते हैं। तो ये 1911 से 1935 ईस्वी तक का ये समय है। तो इस कालखंड को प्रसाद युग भी कहा जाता है। तो एक तरह से आप देख लें कि अलग अलग इसके नाम हैं। और इस युग में कहानी विकास की दो दिशाओं में अग्रसर हुई थी। तो इसमें एक दिशा में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को लेकर व्यक्ति सत्य और आदर्शात्मक उद्देश्य को लेकर चली, और जिसमें प्रसाद जी आते हैं, राय कृष्णदास थे, चतुर सेन थे और वाला प्रसाद प्रभु थी। इन सभी कहानीकारों ने अपनी रचनाएं आगे बढ़ाई हैं। और तो दूसरी अगर धारा देखें इसमें, तो डॉक्टर इंद्रनाथ मदान के मतानुसार जो समष्टि मंगल की भावना थी या समष्ट यथार्थ को आत्मसात करने की प्रेरणा जो थी वो प्रेमचंद की कहानी साहित्य से ही प्रारंभ उन्होंने मानी है। तो इस प्रकार से प्रसाद जी और प्रेमचंद जी जो हैं उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई है। और प्रेमचंद जी की कहानी और प्रेमचंद जी के बारे में हम पूरा एक वीडियो अलग से बनाएंगे और तब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी सिर्फ हम पूरा इसका विकास क्रम देख लेते हैं और इन्हें किस किस भागों में बांटा गया है उस सभी को देखते हैं। तो प्रेमचंद की जो कहानी कला थी वो उस समय कहानी कला का विकास उस युग में बहुत ज़्यादा हुआ था। तो उनके समय में जो आख्याएँ थी तो उसको शिक्षा, जैसे आख्यायिका यानी शिक्षा लेने वाली कल्पित लघु कथा, और उसमें कहानी के स्थान पर
यथार्थ यानी सच्ची जो कहानी थी उसको प्रारंभ किया गया। और इसमें इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं रह गया था, यथार्थ में जो जो कुछ भी वास्तविकता थी, जो सत्य था, उसको उजागर इसमें किया गया था इस समय की कहानियों में। द्वितीय चरण की जो भी कहानियाँ होती थी, तो जहाँ तक प्रेमचंद जी की बात करें तो उनकी कहानियों में हम पाठक बार बार उनकी कहानियों को पढ़ा करते थे और उनमें जो जनता थी, जो जो पाठक थे, वो जन भावनाओं को एक अनुभूति करते थे उनकी रचनाओं में प्रेमचंद जी की। और प्रेमचंद जी की जो पहली कहानी थी पंच परमेश्वर, वो 1916 में प्रकाशित हुई थी। तो उसके साथ ही उन्होंने अपनी कहानी लिखना प्रारंभ किया था और ऐसा कहा जाता है कि प्रेमचंद को पाकर हिंदी कहानी जो थी वो स्वावलंबी हो गई थी। और प्रेमचंद जी को जनता का लेखक कहा ही जाता है। और उन्होंने, जैसा कि हमने बात की अभी, पंच परमेश्वर की रचना 1916 में की थी और उन्हें जनता का लेखक कहा जाता था। तो और इसके साथ ही अगर हम प्रसाद जी की बात करें तो प्रसाद जी की कहानियों में कल्पना की प्रधानता रहती थी, जहाँ प्रेमचंद जी की में यथार्थता रहती थी, यथार्थवादिता रहती थी, वहीं प्रसाद जी की में जो रहती थी वो कल्पनाशीलता अधिक रहती थी और भावुकता बहुत अधिक रहती थी। जबकि प्रेमचंद जी का जो दृष्टिकोण था वो यथार्थ में लीन आदर्श था। तो अपने अपनी विशेषताएं रही हैं सभी की, और जिन्होंने, लेकिन सभी ने योगदान बहुत दिया है। तो ये भी प्रेमचंद युगीन समकालीन जो कहानीकार के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद जी का जो रोल है, जो उनकी भूमिका है, बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। और इसके साथ ही जो उनकी अपनी कहानियाँ थीं प्रेमचंद जी की, वो बहुत ही निर्बल दीनहीन मजदूर को लेकर या किसान को पात्र उन्होंने बनाया था। तो उन्होंने जो पृष्ठभूमि थी, जो समाज की जो समस्याएं थी, उन सभी को ऊपर उठाया था। तो ये अपनी अपनी विशेषताएं रही हैं प्रेमचंद जी के युग में। और अब बात करते हैं तृतीय चरण की। तो ये प्रेमचंदोत्तर युग है, जो कि 1935 से 1947 ईस्वी तक का माना जाता है। तो ये तृतीय चरण की कहानी के साहित्य में भी दो प्रसाद प्रवृत्तियों की प्रधानता रही थी। दो प्रमुख प्रवृत्तियों की प्रधानता रही थी। तो एक प्रवृत्ति क्या थी कि एक प्रवृत्ति ये थी कि इसमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को आधार बनाकर कहानियाँ लिखी गई थीं, जिनका प्रतिनिधित्व जो है वो जैनेन जी कर रहे थे, अज्ञेय जी और इलाचंद्र जोशी जी ने किया था। और जो दूसरी प्रवृत्ति क्या थी कि प्रगतिवादी विचारधारा की, जिसका प्रतिनिधित्व यशपाल जी, डॉक्टर रांगवी जी और पहाड़ी जी, ये सभी लोग कर रहे थे। भैरव प्रसाद गुप्त जी इन लोगों ने किया था। तो हम इनको ही देखेंगे, इनकी कहानियों की क्या विशेषताएं रही तृतीय चरण के, यानी जिसे प्रेमचंदोत्तर युग कहा जाता है, उसकी कहानी में। तो इस काल की जो कहानी होती थी वो पुरानी परंपराओं के साथ साथ नई परंपराओं का उदय जो था वो इस समय में हुआ था। और इस काल की कहानी जो थी वो जीवन और जगत के अलग अलग पक्षों को अपनी परिधि में समेटने का प्रयास करती थी। और इस काल में जहाँ एक और प्रगतिवादी कहानियाँ लिखी गई, वहीं दूसरी तरफ मनोविश्लेषणवादी कहानियाँ लिखी गई, जैसा कि हमने यहाँ बात किया। तो जैनेन की जो विचारधारा थी उसमें मनोविज्ञान और गांधीवाद था उसका सम्मिश्रण रहता था। और हिंदी कहानी को जैनेन का शिल्पगत योगदान उसमें महत्वपूर्ण रहा है। और अज्ञेय की कहानियों में मनोविश्लेषणवाद और फ्रायड के काम सिद्धांतों की विवेचना का आग्रह बहुत अधिक हमें देखने को मिलता है। और जैनेन की कहानियाँ जो हैं वो प्रेमचंद के बाद की कहानियों की एक मंजिल मानी जा सकती है। तो प्रगतिवादी अगर कवियों की, कहानीकारों की बात करें तो उसमें यशपाल आएंगे, अमृत राय हैं, रांगे राघव जी हैं, ये सभी कुछ प्रगतिवादी कहानीकार हैं। और इलाचंद जोशी जी ने भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कहानी के क्षेत्र में। तो उन्होंने मनोविज्ञान पर आधारित बहुत सी अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी हैं और जो पाठकों के मन के अंदर जो झांकती है उनको बहुत ही उनके हृदय को स्पर्श करती है। कुछ उन्होंने इस प्रकार की कहानियाँ लिखी हैं और जो उनकी कहानियाँ थी वो समाज से कटकर जो बिल्कुल अलग एक प्रकार की जो कहानियाँ रही हैं। और प्रेमचंद जी की कहानी संसार से बिल्कुल अलग कहानियाँ थीं ये सब।
तो ऐसा कहा जाता है कि इल्याचंद जोशी जी ने मनोविज्ञान पर आधारित बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी थी, जो कि मन के भीतरी कोनों में झांकने वाली ये कहानियाँ बहुत कुछ समाज से कट कर चलने वाली थी, समाज के से अलग थी। जैसे उस समय कहानियाँ लिखी जाती, जैसे उस समय की स्थिति थी, उससे अलग कहानियाँ थी। फिर भी ये प्रगतिवादी कहानीकारों में इन्हें जोड़ा जा सकता है। बाकी प्रगतिवादी कहानियों का नेतृत्व जो है वो यशपाल जी के हाथों में रहा है, और मनोवैज्ञानिक कहानियाँ जो थी वो अज्ञे और इल्याचंद जोशी जी उसमें प्रमुख रहे हैं। और उन्होंने जो सामाजिक समस्याओं और प्रश्नों को मार्क्सवादी दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया था, और उनकी कहानी का धरातल जो था वो सर्वत्र समाजवादी ही था। उनके जो पात्र रहते थे, दलित रहते थे या शोषित वर्ग जो था वो रहता था। और वहीं अगर हम बात करें रांगे राघव की कहानियों की, तो उनकी मार्क्सवादी विचारधारा के साथ साथ समाज के अन्य क्षेत्रों को भी कहानी उनकी छूती थी। बाकी उग्र जी की जो वास्तविक कहानी साहित्य में, उनका भी बहुत अधिक योगदान रहा है। बाकी ये जो हम पूरे कहानीकारों से संबंधित एक पूरा वीडियो बनाएंगे, जिसमें उनकी सभी कहानियाँ डिस्कस करेंगे, किसने कौन सी कहानियाँ लिखी हैं। लेकिन एक विशेषता जो डिस्कस करनी थी हमें, वो हमने यहाँ कर ली है। और जैन जी की अगर हम एक बार और बात कर लें, तो जैन जी ने जो स्थूल समस्याओं के आधार पर सूक्ष्म मनोविज्ञान का चित्रण किया था, तो उनकी कहानियों में अंतर्दृष्टि पर आधारित कहानियाँ होती थी, संवेदनशीलता रहती थी और दार्शनिक गहराई रहती थी। चलिए अगला देखते हैं चतुर्थ चरण, जो कि है स्वतंत्र उत्तर युग, जो कि 1947 ईस्वी से अब तक का युग माना जाता है। तो इस युग को स्वतंत्र उत्तर युग कहा जाता है। स्वतंत्र उत्तर हिंदी कहानी इस युग में नए वेशभूषा में और नई तकनीकी और नई विचारधारा के साथ आगे बढ़ रही थी, और इस युग में पुराने नए सभी कहानीकार जो थे वो अविराम गति से कहानी साहित्य का सृजन कर रहे थे। और इस कहानी युग में कहानी ने नई कहानी, अकहानी और सहज कहानी, समांतर कहानी और समानांतर कहानी, ये सभी कुछ नए नए कहानी आंदोलन प्रारंभ हुए थे उस समय, और जिन्हें हम अभी डिस्कस करेंगे कि कौन सी कहानी के कौन प्रवर्तक रहे हैं और उसकी क्या विशेषताएं रही हैं। तो ये जो हम प्रमुख कहानी आंदोलन जो हैं, वो सबसे पहले हम यहीं से मानेंगे कि स्वतंत्रोत्तर हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी आंदोलन। तो स्वतंत्रोत्तर, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात लिखी जाने वाली जो कहानियाँ थीं वो स्वतंत्रोत्तर हिंदी कहानी कही जा सकती हैं। और इस समय जो रचनात्मक पक्षों और बदलावों जो हुए थे उनको कहानी में प्रमुखता से दर्शाया गया। तो 1947 के बाद में देश को जो आज़ादी प्राप्त हुई थी, उसके बाद की जो कहानियाँ हैं वो स्वतंत्रोत्तर हिंदी कहानी कहलाती हैं। और इस समय के जो प्रमुख आंदोलन थे वो जैसे नई कहानी आंदोलन हुआ या समानांतर कहानी आंदोलन था, तो ये सभी कुछ आंदोलन अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नई कहानी आंदोलन। तो वर्ष 1950 के बाद जो हिंदी कहानी के क्षेत्र में एक नए आंदोलन का प्रवर्तन हुआ, जिसे नई कहानी आंदोलन की संज्ञा दी गई। और इस आंदोलन के नायक जो थे वो राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर, ये तीन माने जाते हैं। और नई कहानी का जो लक्ष्य था वो भावबोध या आधुनिकता बोध पर आधारित जीवन के यथार्थ अनुभव का चित्रण करना था। तो हमें ये विशेषता ध्यान रखनी होगी कि नई कहानी की विशेषता ये थी कि उसमें नए भावबोध और आधुनिकता बोध पर आधारित जीवन के यथार्थ अनुभव का चित्रण किया गया था। और नया कहानीकार न अतीत के आदर्शों से जुड़ा था और न ही भविष्य के स्वप्नों से, वो वर्तमान में जीता था और वर्तमान में भोगे हुए अपने यथार्थ को ही दर्शाता था। और अगला देखते हैं सचेतन कहानी। तो सचेतन कहानी के प्रवर्तक जो हैं महीप सिंह माने जाते हैं। तो नई कहानी आंदोलन की ही प्रतिक्रिया और प्रतिद्वंद्विता में सचेतन कहानी आंदोलन का प्रवर्तन हुआ था। और इसके प्रवर्तक जो थे वो डॉक्टर महीप सिंह थे, जिन्होंने अपनी पत्रिका सचेतना के माध्यम से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। और सचेतन कहानी नई कहानी की अपेक्षा अधिक संतुलित एवं व्यापक दृष्टिकोण की परिचायक कही जाती है। तो जैसा हमने देखा, तो महीप सिंह ने जो कि
1964 में इसका प्रारंभ किया था। और जैसे नई कहानी की हम बात कर रहे थे तो नई कहानी का हमने वर्ष नहीं डिस्कस किया था। तो नई कहानी का प्रारंभ जो है 1956 के आसपास माना जाता है। और उसके बाद 1960 में अ कहानी का माना जाता है। तो अ कहानी हम आगे डिस्कस कर लेंगे, लास्ट में है। और सचेतन कहानी जो है 1964 के आसपास उसका प्रारंभ माना जाता है। तो अब देखते हैं कुछ अन्य समांतर कहानी। तो समांतर कहानी जो है उसके प्रवर्तक कमलेश्वर माने जाते हैं और 1971-72 में इसका प्रारंभ माना जाता है। और समांतर से तात्पर्य उन कहानी से है जो आम आदमी के जीवन की परिस्थितियां हैं, समस्या हैं, उनके समांतर प्रतिष्ठित करने से है। तो ये जो कहानी थी, इस कहानी के क्षेत्र में समाज और जीवन को व्यापक रूप में ग्रहण करते हुए उसकी विभिन्न स्थितियों, विषमताओं और विद्रूपताओं को अंकित करने का लक्ष्य घोषित किया गया। और इन कहानियों में समांतर कहानी में इसी व्यापक लक्ष्य के फलस्वरूप मध्यवर्गीय और निम्नवर्गीय समाज की विभिन्न स्थितियों, विषमताओं एवं समस्याओं का अंकन सूक्ष्मतापूर्वक किया गया। और समांतर कहानी का प्रचार प्रसार जो था वो सारिका पत्रिका से माना जाता है। तो ये एक जो प्रारंभ जो है हमें ये ध्यान रखना है, और इसके जो प्रवर्तक कौन है हमें ये ध्यान रखना है। तो यानी जो कमलेश्वर जो थे उन्होंने इसका प्रवर्तन किया। तो यहाँ से हम इन्हें ध्यान रखेंगे क्योंकि कई बार यही सब पूछा जाता है। चलिए अब अगला देखते हैं समकालीन कहानी। तो समकालीन कहानी, इस कहानी आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वो डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल जी थे। और इस कहानी में समकालीनता और आधुनिकता बोध पर अधिक बल दिया गया। तो और समकालीन कहानीकार किसी विशेष आंदोलन से नहीं जुड़े हुए थे। तो हमें ये सब ध्यान रखना है। और अगला देखते हैं अब कहानी, जिसकी हम बात कर रहे थे कि 1960 से इसका प्रारंभ हुआ था। और इसके जो प्रवर्तक हैं गंगा प्रसाद विमल जी माने जाते हैं। अ कहानी, तो इस कहानी आंदोलन में कुछ ऐसे कथाकार जुड़े जिन्होंने कहानी के स्वीकृत मूल्यों को स्वीकार न करने और अपने स्वतंत्र अस्तित्व की घोषणा की थी। तो डॉक्टर नामवर सिंह व निर्मल वर्मा इस कहानी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ये जो कहानी है बाकी हमें यहाँ से ध्यान रखना होगा। तो इस कहानी के प्रवर्तक जो हैं, जो माने जाते हैं, नामवर सिंह व निर्मल वर्मा माने जाते हैं। सॉरी, मैंने अभी गलत बोल दिया था, गंगा प्रसाद विमल। तो गंगा प्रसाद विमल तो समकालीन कहानी के थे। और इसके बाद लास्ट है सहज कहानी। तो सहज कहानी के प्रवर्तक जो हैं अमृत राय जी माने जाते हैं। तो उन्होंने लिखा था कि कहानी का लक्ष्य अपने कहानीपन को न खोकर जीवन की प्रस्तुति सहज रूप में करते हुए जीवन के कटु सत्यों और व्यवस्था की भ्रष्टता को उजागर करना है। और अमृत राय जी ने सहज कहानी आंदोलन, नई कहानियाँ जो पत्रिका थी वहाँ से उसमें प्रारंभ किया था। तो ये कुछ नए अन्य जो आंदोलन हुए थे नई कहानी से, अब तक के जो अन्य आंदोलन हुए थे वो सभी कुछ थे। और कहानी का जो पूरा विकास क्रम था वो सब। और अगर आपको ये समझ में आता है, वीडियो उपयोगी लगता है, तो आप प्रीवियस वीडियो भी जरूर देखें। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हिंदी कहानी जो है वो हिंदी साहित्य की प्रमुख कथात्मक विधा है। और हिंदी कहानी ने आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रयोगवाद और मनोविश्लेषणवाद सभी उपलब्धियां प्राप्त की थी। और आज हिंदी कहानी की लोकप्रियता जो है वो अपने चरम शिखर पर पहुंच चुकी है। तो ये था वीडियो जो कि संबंधित था हिंदी कहानी से संबंधित, हिंदी कहानी का विकास क्रम जो था और उसका जो जिस प्रकार से उन्हें भागों में बांटा गया है उन सभी को। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कुछ हमारे अन्य माध्यम हैं जहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर टेलीग्राम ग्रुप में या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आप मैजिकल स्टडी सर्च कर सकते हैं वहाँ पे। और अगर आपका कोई विचार है, सुझाव है, वो हमें आप इस मेल एड्रेस पर बता सकते हैं magicalstudy.email@gmail.com पर। और वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।